हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सहरावत क्लासेस। मैं सोनिया सहरावत आपके लिए लेकर आती हूँ बायोलॉजी लेक्चर्स। और हमारी जो यूनिट चल रही है बच्चों फिलहाल, दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी चैप्टर जो हम कवर कर रहे हैं वो क्या है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हमारा आज का टॉपिक होगा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग से मतलब क्या है बच्चों, कि आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, जो भी ब्लड का सर्कुलेशन, सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना, रेगुलेट करना कि वो नॉर्मली चलती रहे। या फिर जैसे रेस्पिरेशन की ही बात करें तो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है, कभी ब्रीदिंग नॉर्मल रेट चल रही है हमारी, कभी क्या हो जाती है, जब जरूरत होती है तो हाई हो जाता है ब्रीदिंग का रेट। तो वो सारा मैनेज कैसे होता है, रेगुलेट कैसे होता है, उसके लिए हमारे पास सिस्टम है, दैट इज नर्वस सिस्टम। हमारा जो ब्रेन या नर्वस सिस्टम, ब्रेन वाला जो ये सिस्टम है नर्व्स का और ब्रेन का, ये रेगुलेट करता है नॉर्मल रेट जो चले जा रही है कि भाई हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, और जब हाई हो रही है रेट उसको भी। तो वो रेगुलेशन होता कैसे है, सबके लिए एरिया है बच्चों ब्रेन में, अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग स्पॉट है, अलग अलग एरिया है जो रेगुलेट करते हैं कि ये वाला एरिया किसको देखेगा, ये रेस्पिरेशन को देखेगा, ये एरिया किसको देखेगा, हमारी डाइजेशन वाली प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, ये हमारे हार्ट वाले या ब्लड के सर्कुलेशन को रेगुलेट करेगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग यानी आपकी ब्रीदिंग की रेट जो ये रेगुलर चल रही है, नॉर्मल चल रही है, और जब आपको ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, तो आपकी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है, बढ़ जाती है, क्योंकि आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए और एनर्जी खाने की ऑक्सीडेशन से आती है, उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये बढ़ना या नॉर्मल रहना हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है बच्चों। मैंने बताया हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी किससे कंट्रोल हो रही है, ब्रेन से। तो ब्रेन की स्ट्रक्चर इतनी आपने प्रीवियस क्लासेस में भी जानी होगी। ये स्ट्रक्चर बनाने का पर्पज हमारा ये है कि आपको समझ में आए कि कहाँ कौन से पार्ट से रेगुलेशन हो रहा है, किसका, ब्रीदिंग का। और ये व्यू जो है ये लेटरल व्यू है बच्चों ह्यूमन का। सपोज कोई ह्यूमन इस तरह से है और आपको लेटरल व्यू दिख रहा है, साइड का व्यू दिख रहा है उसका हाफ, तो सबसे ऊपर की तरफ जो पार्ट है हमारे ब्रेन में वो क्या है बच्चों, सेरिब्रम। सो ये हमारी जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है बच्चों, सेरिब्रम ऊपर अखरोट के जैसी स्ट्रक्चर होती है। और सेरिब्रम ये समझो कि मेजर पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ब्रेन में सबसे ज्यादा जो एरिया या वॉल्यूम कवर कर रहा है वो कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम है। यानी ये वाला हिस्सा आपका पूरा क्या है, सेरिब्रम है। तो साइड से हम दिखा रहे हैं, तो साइड वाला ये इतना व्यू सेरिब्रम, जिसकी बाहर से स्ट्रक्चर कैसी होती है, वॉलनट की जैसी होती है, अखरोट की जैसी। उसके सेरिब्रम दो पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों, उसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमीस्फीयर। आधे आधे दो हिस्सों में डिवाइड होता है, और उन दो हिस्सों के बीच में एक और पार्ट होता है डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन ये हमारे फोर ब्रेन के दो पार्ट हैं। ब्रेन तीन पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में दो पार्ट है, सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलॉन। सेरिब्रम जो कि मेजर पोर्शन है ब्रेन का, एंड डाइएन्सेफेलॉन दोनों सेरिब्रम के बीच में है। ये हमने यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखा दिया ऐसे, लेकिन ये दिखाई नहीं देगा। दो सेरिब्रम है तो उनके बीच में ऐसे फंसा हुआ है क्या, डाइएन्सेफेलॉन। सेकेंड पार्ट आता है क्या, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में और कोई आगे फर्दर पार्टीशन नहीं है। फिर आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में बच्चों तीन पार्ट है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्या, पोन्स। ये वाला सेकंड पार्ट जो है मेड्यूला ओब्लोंगेटा, और थर्ड वन इज सेरिबेलम। सेरिबेलम। जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो इन सब के डिटेल में फंक्शन जानोगे कि कौन क्या क्या काम करता है, बट यहां हमें सिर्फ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग से रिलेटेड जानना है, तो कौन कौन से पार्ट का रोल होगा वो देखते हैं। हिंड ब्रेन के तीन पार्ट है, पोन्स, मेड्यूला ओब्लोंगेटा और सेरिबेलम। जो बच्चों रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहा है, और इस लेवल पर आपको जितना पढ़ना है वो इन दो पार्ट के बारे में, पोन्स और मेड्यूला ओब्लोंगेटा। यहां एक सेंटर है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यहां एक सेंटर है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये मेन सेंटर या मेन पोर्शन हमारे ब्रेन का जो रेगुलेट कर रहा है किसको, ब्रीदिंग को।
रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। पहला पॉइंट हो गया आपको जो रिमेंबर करना है कि मेड्यूला में प्रेजेंट है। ब्रेन के कौन से पार्ट में? 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में है और उसके भी हिंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, पोन्स है ऊपर, मेड्यूला है, फिर सेरिबेलम है। तो ये कहाँ है? मेड्यूला में है। मेड्यूला में सेंटर से मतलब क्या है बच्चों? पूरा ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूरॉन्स से। बहुत सारी नर्व सेल हैं जिनको न्यूरॉन बोलते हैं, उनसे बना हुआ है। तो यहाँ एक न्यूरॉन का क्या कह सकते हैं? कलेक्शन है, बहुत सारी न्यूरॉन एक जगह है और उसको बोलते हैं क्या? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये न्यूरॉन्स क्या करती हैं बच्चों? सिग्नल लेकर जाती हैं कहाँ तक? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ सिग्नल ले जाती है और कैसे रेगुलेट करती हैं ब्रीदिंग को, वो जानते हैं। देखिए 2 स्टेप होते हैं ब्रीदिंग में, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब आप जानते हो इंस्पिरेशन होगा पहले, यानी हम इनहेल करेंगे एयर, और एक्सपिरेशन में क्या करेंगे? एयर एक्सहेल करेंगे। तो एयर इनहेल करने के लिए क्या होता था बच्चों? क्या कंडीशन रिक्वायर होती थी? कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स अपने आप अपना वॉल्यूम क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। लंग्स वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। जो बाहर की कैविटी हमने बताया था, रिब केज है ये कैविटी जिसमें हमारे लंग्स प्रेजेंट है, इस कैविटी का वॉल्यूम घटता बढ़ता है, उसी से हमारे लंग्स का वॉल्यूम घटता बढ़ता है। और जब वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, तो एयर अंदर जाएगी, इंस्पिरेशन होगा। और वॉल्यूम बढ़ने के लिए 2 चीज रोल प्ले करती थी, अगर आपको याद हो। एक हमारे रिब्स के बीच में एक मसल्स होती थी, कौन सी? सो इंस्पिरेशन स्टार्ट करने के लिए, सांस अंदर लेने के लिए 2 चीजें रोल प्ले करती थी। एक हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो किसके बीच में है? रिब्स के बीच में है, यहाँ पसलियों के बीच में मसल्स थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और नीचे एक मस्कुलर ऑर्गन था, दैट इज डायफ्राम। डायफ्राम और ये मसल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते थे। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता था तो क्या हो जाता था? फ्लैट हो जाता था। फ्लैट नॉर्मली ये कैसा रहता है? डोम शेप्ड रहता है, ऐसे रहता है। और जब इंस्पिरेशन होना होता है, वॉल्यूम बढ़ाना होता है, तो ये चपटा ऐसे फ्लैट हो जाता है, यहाँ इस पोजीशन पर आ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है इससे। और ये जो मसल्स हैं पसलियों के बीच में, रिब्स के बीच में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होती थी, जो रिब्स को अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करा देती थी। पसलियां बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ आ जाएंगी, तो इस तरह वॉल्यूम बढ़ता था। इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिब्स के बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट होना है। यानी मेड्यूला में जो ये सेंटर है, ये इन दोनों को सिग्नल भेजता है। डायफ्राम को सिग्नल भेजेगा, प्लस किसको सिग्नल भेजेगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को। और जब इनके पास सिग्नल आएगा कॉन्ट्रैक्ट होने का, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वॉल्यूम बढ़ेगा और एयर अंदर चली जाएगी, यानी इंस्पिरेशन के लिए। तो जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ये क्या करता है? इंस्पिरेशन करवाता है, इंस्पिरेशन के लिए सिग्नल भेजता है। और इंस्पिरेशन रहता है बच्चों फॉर अप टू 2 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स के लिए? 2 सेकेंड्स के लिए। अब बच्चों मेड्यूला के ऊपर एक हमारा हिंड ब्रेन का ही पार्ट है, पोन्स। पोन्स में 2 एरिया या 2 सेंटर है न्यूरॉन्स के। एक को बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर और दूसरे को बोलते हैं एपन्यूस्टिक एरिया। न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक एरिया क्या करते हैं? देखो मेन हमारा आपको याद रखना है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये वाला जो पोर्शन है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेन फंक्शन या मेन रोल तो इसका है ब्रीदिंग को रेगुलेट करने में, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल है किसका? इन 2 एरिया का, एक न्यूमोटैक्सिक और दूसरा एपन्यूस्टिक। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? हमने आपको बताया कि इंस्पिरेशन रहेगा कितनी सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। मतलब 2 सेकंड तक, जब तक ये नर्व, यहाँ वाली नर्व सिग्नल भेजेंगी, और क्या होगा? डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी, रिब्स की मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी तो सांस अंदर जाएगी, इंस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। न्यूमोटैक्सिक एरिया जो पोन्स में प्रेजेंट है, ये सिग्नल भेजता है इनहिबिटरी सिग्नल। किसके पास? इसका डायरेक्ट नहीं है, कुछ भी रोल या डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ये किसको भेजेगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। भाई मेन तो कौन है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, लेकिन न्यूमोटैक्सिक एरिया इसको भेजता है और इसको इस पर इनहिबिटरी रोल प्ले करता है। इनहिबिटरी मतलब इसको रोक देता है कि भाई इंस्पिरेटरी एक्टिविटी जो तुम करा रहे हो, जो तुम कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हो मसल्स का, उसको रोक देगा कि सिग्नल भेजना बंद करो। मतलब ये इसके ऊपर इसलिए बैठा हुआ है
कि लंबे टाइम तक अगर हम सांस लेते रहेंगे तो क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ के क्या होगा, लंग्स तो फट जाएंगे हमारे। तो एक हमने बताया कितने सेकंड के लिए होना है, 2 सेकंड के लिए। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सपिरेशन, और एक्सपिरेशन होता है कितने टाइम के लिए, 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड्स और एक्सपिरेशन होने के लिए कुछ अलग नहीं करना होता, बस जो मसल्स इसके सिग्नल जाने से क्या हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, उन मसल्स को क्या हो जाना है, रिलैक्स हो जाना है। कुछ काम नहीं होना है, बस जो हो रहा था वो रुक जाएगा। क्या हो रहा था, रिब्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। दोनों जब रिलैक्स हो जाएंगे तो एयर बाहर चली जाएगी, एक्सपिरेशन हो जाएगा 3 सेकंड के लिए। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो किसके ऊपर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के ऊपर इसलिए बैठा हुआ है कि लंबे टाइम तक इंस्पिरेशन ही ना चलता रहे, एक्सपिरेशन करवाने के लिए है। यानी ये इसके पास इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास कि भाई जो सिग्नल जा रहे हैं, जो इंस्पिरेशन की एक्टिविटी करा रहे हैं वो रुक जाए। और जैसे वो रुकेगी तो रिलैक्स होंगी मसल्स, और मसल्स रिलैक्स होंगी तो एक्सपिरेशन होगा। इसलिए बोलते हैं इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है। पैसिव मतलब इसमें कुछ भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होती, बस मसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं। और दूसरा क्या है, एपनियोस्टिक एरिया। एपनियोस्टिक एरिया का इसके रिवर्स फंक्शन है, अपोजिट फंक्शन है। ये क्या कर सकता है, ये जब सिग्नल भेजेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास तो ये इंस्पिरेशन को कंटिन्यू रख सकता है। मतलब कभी कभी हम डीप ब्रीथ कर रहे हैं, लंबी सांस ले रहे हैं, तो इंस्पिरेशन का टाइम 2 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा ना, तो एपनियोस्टिक एरिया क्या कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। इंस्पिरेशन के टाइमिंग को, इंस्पिरेशन की एक्टिविटी को कंटिन्यू रखता है। तो इन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन है। ये इंस्पिरेशन की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, रोकेगा, और ये इंस्पिरेशन को क्या रख सकता है, कंटिन्यू रख सकता है। और मेन रोल किसका है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का। ये सिग्नल भेजता है डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, वॉल्यूम बढ़ता है और एयर अंदर जाती है, इंस्पिरेशन होता है। और जब इसके पास सिग्नल इनहिबिटरी आता है पोन्स से, तो ये काम करना बंद कर देगा, ये सिग्नल भेजना बंद कर देगा इसके न्यूरॉन, तो क्या होगा, एक्सपिरेशन होगा। तो बच्चों ब्रेन में ये सेंटर्स के बारे में हमने जाना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटैक्सिक एरिया और एपनियोस्टिक एरिया। इसके अलावा मेड्यूला में ही एक एरिया और हमारा है बच्चों, जिसको बोलते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया, ये कीमोसेंसिटिव एरिया जैसा नाम से समझ में आ रहा है, केमिकल के लिए सेंसिटिव। कौन से केमिकल्स के लिए सेंसिटिव होते हैं ये एरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये 2 केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, अगर कुछ अल्टर होता है यानी चेंज होता है, सपोज इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है हमारे ब्लड में या हमारे टिश्यू फ्लूइड्स में, तो उसके लिए ये एरिया क्या है, सेंसिटिव है। मींस इनकी कंसंट्रेशन बढ़ने पर ये एरिया एक्टिव होगा, और एक्टिव होकर ये एरिया भी खुद कुछ नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये इसी को, मतलब हमने बताया था मेन तो कौन है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही है। अगर किसी को कुछ मैसेज देना है तो वो किसको देगा, इसी को देगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। इसी का है डायरेक्ट कनेक्शन हमारे लंग्स के साथ या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, तो इसी का है। लेकिन ये बाकी सब कीमोसेंसिटिव एरिया इसको सिग्नल देगा और क्या कहेगा, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा हाइपर वेंटिलेशन का। हाइपर वेंटिलेशन मीन्स डीप ब्रीदिंग और रैपिड ब्रीदिंग के लिए हम तेजी से ब्रीथ करेंगे और डीप ब्रीथ करेंगे, सो दैट ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी फ्लूइड में या हमारे ब्लड में क्या की जाए, बढ़ाई जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम की जाए। अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है कम बच्चों, तब भी ये एरिया एक्टिवेट होगा और तब इसको सिग्नल भेजेगा हाइपोवेंटिलेशन के लिए। हाइपर वेंटिलेशन एंड हाइपोवेंटिलेशन, हाइपर एंड हाइपो, और 2 ही केमिकल। अब आपको याद रखना है ऑक्सीजन का इतना मैटर नहीं करता, ऑक्सीजन का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता इस कीमोसेंसिटिव एरिया पर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऑक्सीजन का लेवल, अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू फ्लूइड में या ब्लड में कम या ज्यादा होती है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा कीमोसेंसिटिव एरिया पर, नहीं पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन और ऑल ऑफ द अबव ऐसे करके दे दे
तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन ही आंसर होगा, ऑक्सीजन लेवल का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो ये एडजस्टमेंट के लिए किसको सिग्नल भेजता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, कि वो इंस्पिरेशन की एक्टिविटी को या तो लंबा करे या इंस्पिरेशन की एक्टिविटी को छोटा करे। एडजस्टमेंट जैसे भी करना है उसका सिग्नल किसके पास भेजेगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास। और हाइपर वेंटिलेशन में क्या, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, बढ़ गई है ब्लड में, तो हाइपर वेंटिलेशन होगा, यानी कि डीप और रैपिड ब्रीदिंग होगी। और हाइपो वेंटिलेशन, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है ब्लड में, तो क्या होगा, सेलो ब्रीदिंग होगी और स्लो ब्रीदिंग होगी। अब कीमोसेंसिटिव एरिया एक तो ये कहाँ है, मेड्यूला में है। इसके अलावा हमारे हार्ट से निकलने वाली 2 आर्टरीज में भी ये एरिया प्रेजेंट होते हैं। अब मेड्यूला में जो कीमोसेंसिटिव एरिया हमने देखे, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव थे, ऐसे ही हमारे हार्ट से निकलने वाली मेन आर्टरी। अब ये आप हार्ट का नॉर्मल सा व्यू स्ट्रक्चर जानते हो बच्चों, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पल्मोनरी वेन लंग्स से ब्लड लेकर आ रही है, और यहाँ से मेन आर्टरी सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज तक लेकर जाती है। फिर वो ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो फिर वो कहाँ आता है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, ऑक्सीजन उसने ऑर्गन्स को दे दी। अब ये यहाँ से वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से फिर किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी, वो कहाँ जाएगी, लंग्स में, वापस ऑक्सीजनेशन करने के लिए उस ब्लड का। तो यहाँ हमारी यहाँ जानने वाली चीज क्या है जो आपको याद रखनी है, एओर्टिक आर्क, एओर्टिक आर्क और एक कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। इनके पास भी कीमोसेंसिटिव एरिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए सेंसिटिव है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, प्लस ये ऑक्सीजन के लिए भी सेंसिटिव है बच्चों। और ये कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्क ऑर्गन्स में ब्लड लेके जा रही है, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, नीचे क्या है, वेंट्रिकल, ये ब्रेन में लेकर जाती है ब्लड। और ये इनके पास एरिया है कीमोसेंसिटिव एरिया जो सेंसिटिव है इन केमिकल्स के लिए। अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज आता है तो ये भी वही काम करेंगे, किसके पास, ब्रेन में। आप बताओ, मेड्यूला में क्या था, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये उसके पास सिग्नल भेजेंगी और कहेंगे कि भाई जो भी एडजस्टमेंट करना है, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है तो ब्रीदिंग की रेट रैपिड कर दो, और अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है तो स्लो कर दो। तो एडजस्टमेंट करने के लिए ये भी किसको सिग्नल भेज रही है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। कैरोटिड आर्टरी के पास भी कीमोसेंसिटिव एरिया है और प्लस एओर्टिक आर्क के पास भी है, लेकिन ये भी सिग्नल किसको भेजेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। मेन रेगुलेशन करेगा वही। बच्चों ये हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग टॉपिक कंप्लीट हुआ है इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।